स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद दुर्गेश में। आज हम लोग पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण जो शिक्षा शास्त्र है, खासकर क्योंकि शिक्षा शास्त्र एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, अगर आपने सीटेट की परीक्षा के लिए तैयारी नहीं की है, तो पढ़ना कहीं न कहीं हमारे लिए प्रश्नवाचक चिन्ह जैसा होता है। तो चलिए, बिना देरी के आज की हम लोग जो क्लास है उसकी शुरुआत करते हैं, जिसमें हम लोग 3 महत्वपूर्ण शिक्षण को पढ़ेंगे, जिसमें पहला है आपका पर्यावरण शिक्षण, दूसरा अगर हम देखें आपका तो गणित शिक्षण, तीसरा हिंदी शिक्षण। ये तीनों प्रमुख शिक्षण प्रीवियस पेपर के आधार पर आपके लिए बनाई गई है, जहां पर एकमात्र उद्देश्य है कि आपको सिलेक्शन के नज़दीक लेकर चलना। तो जो भी साथी ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े हैं, इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और इस सभी प्रश्नों की एक विस्तृत विधिवत व्याख्या की जाएगी। प्राय लोग पूछते हैं, सर आप जल्दी से प्रश्न को करा दीजिए। अगर आप सीटेट में सिलेक्शन चाहते हैं, आप चाहते हैं सीटेट को अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करें, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप इसलिए वीडियो को देखते हैं कि आपका केवल टाइम पास करना है, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। बिना समय गंवाए अब हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, जहां पे हम आज के पर्यावरण के 3 विषयों के प्रमुख शिक्षण शास्त्र को पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या की तरह, ताकि यहाँ से परीक्षा में आपके प्रश्न आए तो आप वहाँ से एक भी गलती ना करने पाए। चलिए, बिना देरी किए अब अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। तो जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं वे आराम से अंत तक वीडियो के बने रहेंगे, ताकि हम यहाँ से महत्वपूर्ण चीज़ों को आपके लिए लेकर चलें। चलिए, पहला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, जो ईवीएस का है और शायद आप देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटती रूप से संबंधित है? माने कौन सा ऐसा शब्द समूह है जो आपस में निकटती रूप से संबंधित है? तो जो साथी लाइव देख रहे हैं, सभी लोग फटाफट जवाब दें। देखिए, कुछ लोग अलग अलग तरह के लोग जवाब दे रहे हैं। चलिए, मैं यहाँ पे आपको बताऊँ। मच्छर, डेंगू, लौह और गुड़। देखिए, जो लौह और जो गुड़ होता है, ये आयरन की कमी के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर एक बात तो स्पष्ट है कि यहाँ पर शब्द जो समूह है, इसका संबंध नहीं है। यहाँ पर देखिए, लौह हीमोग्लोबिन, एनीमिया सही है, आंवला हीमोग्लोबिन। तो आंवला क्या है? ये विटामिन सी के लिए है, इसलिए यहाँ पर दिए गए प्रश्न का उत्तर गलत हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है कि देखिए, यहाँ से मच्छर से मलेरिया होता है, एनीमिया रक्त अल्पता जो होता है, एनीमिया ये सीटेट का पूछा प्रश्न एनसीईआरटी में है। अगर आपने एनसीईआरटी सीरीज पढ़ी होगी तो यह प्रश्न आपको एनसीईआरटी में मिला होगा, और वह किससे? लोहे से पूरी हो जा सकती है। मतलब यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है उसका विकल्प यहाँ पर ए राइट आंसर है, ए इसका सही जवाब है। माने वे सभी साथी जितने लोगों ने सीटेट की ईवीएस की सीरीज को पढ़ना चाह रहे हैं, अपना बेस्ट देना चाह रहे हैं, वो लोग ये बात जान लें कि अगर आपने विकल्प ए बताया है, इसका मतलब आपके प्रश्न के जवाब पूरी तरह से सही है, माने आपने सही जवाब दिया है। ए वाले राइट आंसर है। ठीक है, तो आपको समझ में आया कैसे? क्योंकि मच्छर से मलेरिया, क्योंकि मच्छर मलेरिया का संबंध है, और एनीमिया का लौह एस। इस प्रकार यहाँ पर एक डैश होना चाहिए था कामा की जगह। ठीक है, और यहाँ पे कामा होना चाहिए था। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। तो जो साथी जुड़े हुए हैं वो कमेंट करके अपने जवाब जरूर देंगे। अगला प्रश्न शायद आपको दिख रहा होगा कि जब एक मछली को, ध्यान से देखिएगा, प्रश्न आपके सामने है। जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे गीगे पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है, तो वो मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर में एक का जो पानी होता है वह कैसा होता है? तो जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी लोग फटाफट कमेंट करें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करने के बाद सबसे पहले इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि यह वीडियो सभी लोगों के पास पहुंच सके। सभी लोग फटाफट वीडियो को शेयर करें। अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो पहला काम वीडियो को लाइक करिएगा, दूसरा काम आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए फटाफट आप लोग कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए। देखिए, जो लोग लाइव देखिए, अगर पहले मछली को पहले उबले हुए पानी में, फिर लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे के पानी से भरे एक्वेरियम में डालेंगे, तो क्या क्या होगा? मछली तैरने की योग्य नहीं होगी। देखिए, ये तो गलत हो गया, मतलब ए वाले गलत हैं। अब हम आते हैं बी की तरफ। ऑक्सीजन रहित, देखिए जब पानी को उबाल दिया जाता है फिर भी पानी में ऑक्सीजन की मात्रा रहती है, इसलिए यहाँ पर यह कहना गलत है कि मछली ऑक्सीजन की वजह से मर जाएगी, ये भी गलत हो गया। फिर मछली द्वारा पीने योग्य नहीं। देखिए, मछली पानी पीती नहीं, वो बल्कि गलफड़े से लेकर वो बाहर निकालती है, गलफड़े से क्या होता है और ऑक्सीजन को खींच लिया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा? ये भी गलत। यहाँ पर जो बचा हुआ उत्तर होगा वह आपका चौथा अर्थात डी वाले सही है। डी कैसे सही है? देखिए,
उबालने से पानी का जो खनिज होता है वह नष्ट हो जाता है, और जब खनिज नष्ट होता है उसके कारण मछलियां मर जाती हैं। यह एनसीईआरटी में है। अगर आपने हमारी नोट्स पढ़ी होगी तो आपको ये पता होगा, और ये प्रीवियस ईयर का पूछा प्रश्न है। मानिए मेरे नोट्स में आपको ये प्रश्न पूरी तरह से मिला होगा। अगर आपने पेड क्लास में मेरी नोट्स, क्योंकि पेड क्लास में आपको नोट्स मिला होगा, या आपने घर बैठ के नोट्स मंगाया होगा, तो आपको ये प्रश्न आपको मिला होगा। ठीक है, एक बात याद रखिएगा कि अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया, तो पहला काम आप शेयर करके आए और लाइक करके आए। ठीक, इतनी मेहनत आप कर दीजिए, क्योंकि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, शिक्षक कितनी मदद करिएगा। ठीक, ताकि हम और मेहनत से आपको पढ़ाएं और अच्छे प्रश्नों की सीरीज लेकर आएँ और अच्छी तरह से व्याख्या करें। आपको शेयर करने में पैसे नहीं लगेंगे। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अब मैं थोड़ा सा तेजी से प्रश्न को कराऊंगा। और ये क्लास जौनपुर से चलती है, जैसा कब दिखाई दे रहा है। ऑनलाइन क्लास और नोट्स के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे, सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। और इस नंबर पर भी, और ये मेरा व्यक्तिगत नंबर है, बहुत जरूरत है तो मुझे आप टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। ईवीएस के अगला प्रश्न शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे आप। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है। माने इसमें से कौन सा चांद के बारे में अच्छा वर्णन करता है। अगर आपने एनसीईआरटी कक्षा 5 पढ़ी होगी, एनसीईआरटी क्लास 6 की पढ़ी होगी, या आपने हमारा नोट्स पढ़ा होगा, उसमें एक चैप्टर था सुनीता विलियम्स का, शायद आपको याद होगा, क्योंकि इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ एनसीईआरटी एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर आपने एनसीईआरटी की ईवीएस पढ़ी होगी आसपास, तो उसमें सुनीता विलियम्स का एक चैप्टर, एक अध्याय था। उस अध्याय में इसके बारे में दिया गया था। सभी लोग फटाफट बताएं इसमें क्या इसका उत्तर होगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, गलत या सही जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब देंगे दिए गए प्रश्न का। बताइए क्या होगा। चलिए, मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे। आप लोग जितने लोग वीडियो को लाइक और शेयर किए, भगवान करे सीटेट ही ना क्वालिफाई करे, बल्कि वो जल्दी से सहायक अध्यापक बने, क्योंकि वो लगातार मेहनत करते हैं और हमारी बात को रखते हैं। चलिए एक एक करके हम यहाँ पे हल करते हैं। ये क्लासेज प्रतिदिन 7 बजे होती है पीएम पे। देखिए, हवा नहीं, गुरुत्व तो नहीं, समतल नहीं। देखिए, हवा तो नहीं है, समतल भी नहीं है। देखिए, चांद पर दाग होता है। कुछ लोग कहते हैं चांद पर दाग, लेकिन चांद पर दाग नहीं होता। चांद पर क्या होता है कि उसमें ढेर सारे खड्डे होते हैं, ऊंचा खाला होता है, जब लाइट रिफ्लेक्ट होता है तो उसकी छाया की वजह से हमें दिखता है कि चांद पर दाग है। जी नहीं, चांद पर दाग नहीं है, उसकी सतह ऐसी है। ठीक, समतल नहीं है, इसलिए गलत हो गया। फिर देखिए, पानी नहीं है, ये बात तो सही है। पर्याप्त हवा है, ऊंचे पहाड़, तो हवा वहां पे नहीं, इसलिए ये भी विकल्प गलत हो गया। फिर कह रहा है पानी नहीं है, सही बात, चांद पर पानी नहीं है, गहरे गड्ढे हैं, ऊंचे पहाड़, जैसा कि मैंने ऊपर बताया, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, तीसरा इसका राइट आंसर होगा। हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, पानी नहीं है। ठीक, गुरुत्व है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पर है, इसलिए दिए गए प्रश्न का उत्तर सी इसका राइट आंसर होगा। माने जितने लोगों ने दिए गए प्रश्न का जवाब सी बताया है, उन सभी का जवाब पूरी तरह से सही है। अगर आपके मन में कोई डाउट हो, अच्छा जिस व्यक्ति ने अनलाइक किया हो, भगवान करो जिंदगी भर ऐसे ही करता रह जाए, इस चैनल पर उस चैनल पर कूदता रहे और केवल अनलाइक करना सीखे, जिंदगी में आगे बढ़ने की जो मिसाल है वो इसी तरह से चलता रहे। ठीक है, तो आप लोग को उसी समझ में आ गया चांद। अच्छा एक बात हमें बताइएगा, जो लोग लाइव देख रहे हैं, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे अध्यापक हैं और मुझे पता है अध्यापक के एक अच्छे विचार होते हैं, तो अच्छी जगह जाएंगे। हम चांद का एक ही हिस्सा क्यों देख पाते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हम चांद का एक ही हिस्सा क्यों देख पाते हैं। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगर आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और आराम से पढ़िएगा। अगर कोई लाइक कर देगा उसके लिए, आपके लिए नहीं है, आप लोग परेशान ना हो। और जैसा करेगा वैसा भरेगा, आप तो जानते हैं ये लॉ ऑफ नेचर है प्रकृति का। तो आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित कुछ सावधानी लिखती है। आरती कोई शिक्षार्थी है, वो पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम संबंधित कुछ सावधानियां पढ़ती है। जैसे उसमें क्या क्या पढ़ती है, अपने आसपास पानी को जमा न होने दे, पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें, यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाए तो तेल का छिड़काव करें, स्वयं बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। इस पोस्टर का उद्देश्य क्या है, यह भी आपके एनसीईआरटी में है और हमारे नोट्स में भी ये था, और अगर आपने पेड क्लास में भी पढ़ा होगा, उन दोनों जगह लेक्चर में आपको मिला होगा। तो जरा फटाफट कमेंट करिएगा, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। ठीक, सभी लोग फटाफट कमेंट करें, जरा फटाफट बताइए क्या मतलब। अब बताइए, अपने आसपास पानी न जमा होते, ऐसा हमको बचपन से बताया जाता है, क्यों ऐसा किया जाता है बताइए। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करने के बाद प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। देखिए, टाइफाइड और हैजा, देखिए हैजा जो होता है यहाँ पे नहीं होगा, डेंगू, आई फ्लू ये भी नहीं होगा, चेचक जो देखिए जिसको आप बड़ी माता छोटी माता के नाम से गाँव में जानते हैं, यह भी नहीं होगा,
डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर, जी हाँ, यह आपका सही है। आइए इसके बारे में बताते हैं। देखिए यहाँ पर डेंगू और जापानी बुखार फैलने के लिए जागरूकता फैलाई जा रही है, क्योंकि ये मच्छरों से होता है और मच्छरों से अगर बचाव के ही उपाय पोस्टर में दिए गए हैं। डेंगू व जापानी मस्तिष्क ज्वर जो होता है मच्छरों से फैलने वाली एक बीमारी है। डेंगू जापानी मस्तिष्क ज्वर से बचाव के लिए पानी को जमा ना होने दें, क्योंकि पानी जमा होगा बर्तन में, कूलरों में, टंकियों में, तो वहाँ पर क्या होगा, पानी इकट्ठा होगा तो मच्छर अंडे देंगे और अंडे ज़्यादा देंगे, ज़्यादा पलेंगे। और उसमें क्या होता है, तेल का छिड़काव कर देंगे तो अंडे मर जाएंगे। तो फिर जाली का प्रयोग करिए। इन सब के प्रयोग करने से हम अपनी सावधानियां कर सकते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, अगर आपने एनसीईआरटी की सीरीज मेरे टेलीग्राम पे वहां से ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में होगा। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, सी। ऐसे प्रश्न में प्राय लोग गलतियां करते हैं, तो भैया गलती मत करिएगा। यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में गलती करिएगा, लेकिन परीक्षा हाल में गलती मत करिएगा। एक एक पॉइंट, एक एक नंबर की वैल्यू होती है। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बिना समय गंवाए हमें आगे बढ़ना चाहिए और आगे प्रश्नों की तरफ हल करने हुए। ठीक है, चलते हैं। अगला प्रश्न आपको शायद दिखाई दे रहा होगा। भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात, फ्लोरा और फना के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह विद्यार्थियों की सहायता करता है। यह भी एनसीईआरटी में है। मैं आपको पहले बताया हूं, अगर आपने ये नोट्स पढ़ी होगी मेरी ई लर्निंग विद दुर्गेश की, चाहे आप ऑनलाइन मंगाकर चाहे घर बैठ के, तो यह भी आपको मिला होगा। थोड़ी सी लाइन उसमें नहीं मिला होगा, यह लाइन पूरा मिल गया होगा और यह लाइन आपको हुबहू मिला होगा। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, यह पूरा हुबहू लाइन एनसीईआरटी में दिया गया है, आपने अगर हमारी क्लास पढ़ी होगी। और ऑनलाइन क्लास के लिए आप लोग 6306344367 पर घर बैठ के यहाँ से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास, वीडियो लेक्चर, प्रैक्टिस सेट भी आपको उपलब्ध होगा। 1 से 2 दिन के बाद कल से आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करना। अब बताइए आपका क्या जवाब है। जो लोग लाइव देख रहे हैं जरा फटाफट कमेंट करें। यार एकदम हलवा वाला प्रश्न है। अगर आप यहाँ पे गलती करते हो तो भैया मुझे नहीं लगता कि आप सीटेट के अच्छे दावेदारों में से एक हैं। अब बताइए, प्रकृति के प्रति सम्मान। देखिए, सम्मान व्यक्त करने के लिए थंबौर तो नहीं ले जाएंगे ना हम। आप सम्मान के लिए तो नौकरी नहीं करेंगे, बच्चों को सिखाने तो नहीं ले जाएंगे, ये गलत हो गया। कच्छी अधिगम को वास्तविक जीवन की स्थितियों के साथ जोड़ना, अभी इसके बारे में देखते हैं। शायद ये सही हो क्योंकि एनसीएफ 2005 में है। इसकी भी नोट्स आपको मिल चुकी होगी। एनसीएफ की नोट्स मैंने दे दी है, एनसीईआरटी वाली नोट्स दिया होगा पेड क्लास में। फिर पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशलों का विकास, कौशल के बच्चों को विकास कराना नहीं है। बाहरी भ्रमण के दोस्तों के साथ मजा लेना। अब यहाँ पर आपको मुझे दो लगता है, सी और बी में क्या होगा। तो ये बात सही है कि कच्छी अधिगम को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए हम उन्हें भ्रमण विधि का प्रयोग करते हैं। इसलिए दिए गए प्रश्न का उत्तर 2 होगा। किस आधार पर होगा, कहेंगे सर ये प्रश्न का उत्तर हम कैसे 2 माने, क्योंकि मेरे जो एनसीएफ 2005 की नोट्स है, एनसीएफ 2005 की जो नोट्स है, उस नोट्स में इस लाइन का जिक्र किया गया है। आपने अगर चौथा पेज पढ़ा होगा तो चौथे पेज में इस बात का एकदम साफ साफ जिक्र किया गया है और ये सभी विषयों के लिए लागू होता है, अपर प्राइमरी प्राइमरी दोनों के लिए। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। यहां से अगर कोई आपके मन में डाउट हो, कोई प्रश्न हो, पूछ लीजिएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, अभी तक शेयर नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, इतनी महान कृपा करेगा। विद्या माई कसम है, सभी लोग वीडियो को लाइक करें, उसके बाद सभी को शेयर कर दें। आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आपको शायद दिख रहा होगा कि कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप एक शिक्षक हैं, तो क्या करेंगे बताइए सभी लोग फटाफट। हाँ प्रियंका जी, तो अगर नोट्स लिया होगा तो आपके नोट्स में होगा। चलिए यहां पे ध्यान से मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा। कक्षा में पोषण प्रकरण पढ़ाने के लिए, जैसे अगर आप कक्षा पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए आप कोई टीचर हैं, सोनी मोनी कोई भी हैं। चलिए यहाँ पे मैं एकदम समझा के बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य है केवल सिलेक्शन दिलाना। अगर आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं तो मेरी क्लास में अंत तक बने रहिएगा, वरना कोई मतलब नहीं है। जैसे यहाँ पर आपको पढ़ाना है कि मानव के दांतों का प्रतिरूप। अब बताइए, दांत देखने से आप क्या पोषण पढ़ा पाएंगे? हो सकता है पढ़ा ले। विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उनकी सामग्री को देखने के लिए कहना चाहिए, बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। फिर पोषण तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए। श्यामपट्ट पर पाचन चित्र का आरेख बनाना चाहिए। अगर आपने मेरी क्लास पेड क्लास में पढ़ा होगा तो मैंने वहां पर एनसीईआरटी की व्याख्या करते हुए पढ़ाया था, और यह भी एनसीईआरटी में। कहेंगे सर आप तो एनसीईआरटी से बाहर ही नहीं जाते। जी हाँ, ये भी एनसीईआरटी में है, और आपने अगर नोट्स लिया होगा या पेड क्लास में तो आपको उन्हें पढ़ा होगा। यहाँ पे आप लोग गलती नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि
आपको ये अगर केबीएस का कोई इंटरव्यू दिया होगा तो भी वो जानता होगा। केबीएस के इंटरव्यू में प्राय प्रश्न पूछा जाता है, मैं वहां पे बताऊं कैसे प्रश्न यहाँ पे घुमा के पूछा जाता है थोड़ा सा। अगर आपको पोषण पढ़ाना है तो बच्चों को डायरेक्ट पोषण नहीं पढ़ाएंगे। ये क्या कहता है, ये आगमन शिक्षण विधि आपने पढ़ा है, आगमन शिक्षण विधि, यहाँ पे शिक्षण विधि का प्रयोग करना है। किसका, आगमन शिक्षण विधि का प्रयोग करना है। और आगमन शिक्षण विधि क्या कहता है कि बच्चों को क्या करना है, रटाना नहीं है। ठीक है, बच्चों को क्या करना है, रटाना नहीं है। अब यहाँ पे क्या करना है, आइए ध्यान से देखते हैं। अब यहाँ पर पहले बच्चों को टिफिन खोलने के लिए कहेंगे, उनके सामग्री देखने के लिए कहेंगे, और फिर उसकी व्याख्या करेंगे। जैसे मान ली क्लास में मेरे बहुत सारे लोग हैं, जैसे हमारी कक्षा में हैं राम है, श्याम है, सोनी है, मोनी है, मान लीजिए क्लास में सब बच्चे हैं। अब बच्चे हैं, इन लोगों को क्या करें, टिफिन लेकर आए। तो हो सकता है राम क्या लाया हो, ये रोटी सब्जी लाया हो, ये पराठा लाया हो, ये ब्रेड लाए हो, और ये चॉकलेट लाए हो। तो ये सारे बच्चे जो अपने टिफिन खोलेंगे, अब हम बताएंगे अच्छा बेटा कौन क्या लाया है। तो इससे क्या होगा, हम बच्चों से उनके जब टिफिन बॉक्स खोलने के लिए कहेंगे, सबसे पहले बच्चों के अंदर क्या होगा, एक मेल मिलाप की भावना होगा, माने एकता का परिचालक होगा। दूसरी बात, अब एक अध्यापक जब बच्चों से बोले तो मित्रवत व्यवहार करेगा। और एक अध्यापक और बच्चों के बीच मान लीजिए अनूप भी थे, तो यहाँ पे अनूप भी थे, तो ये लोग भी थे, इन लोगों के टिफिन को खुलवाया गया। अब बच्चों से जब हम लोग, क्योंकि एक प्रश्न और कहता है कि एनसीएफ 2005 कि बच्चों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, अभिव्यक्ति। जब बच्चों से फ्रेंडली होंगे तो उनकी अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो बाहर आएगी। ठीक है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बाहर आएगी तो बच्चे आपके पास जुड़ पाएंगे, और जुड़ने के बाद ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तब उनको एग्जाम्पल देंगे, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे उनकी व्याख्या की तरफ चलेंगे। इस प्रकार हम पोषण शब्द को बता देंगे कि जैसे फैन कैसे चलता है, बच्चे कहेंगे सर लाइट से। बल्ब कैसे चलता है, बच्चे कहेंगे लाइट से। अच्छे बताओ पेन कैसे चलती है, कहेंगे सर स्याही से। तो फिर जैसे इन सबको चलने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, गाड़ी कैसे चलती है, पेट्रोल से, तेल से, वैसे हमको चलने के लिए भोजन जरूरत पड़ती है, और भोजन से हमें क्या मिलता है, पोषण मिलता है। इस बात को समझाने के लिए इन तथ्यों को हमें पढ़ाते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं, अगले प्रश्न की तरफ जरा कमेंट करके बताइए कि मेरी आवाज़ साफ समझ में आ रही है, मेरी बातें आप तक पहुंच पा रही हैं, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। क्या आप इस वीडियो को शेयर करना चाहेंगे, क्या आप इस वीडियो को लाइक करना चाहेंगे। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच है, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न। देखिए मैं ऐसे प्रश्नों को मज़ेदार क्यों कहता हूँ, ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, तो चलिए यहाँ पर सॉरी, हाँ चलिए यहाँ पे आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिए, ध्यान से एकदम पढ़िएगा कि मैं प्रश्न को सॉर्ट आउट करने जा रहा हूँ। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, शामिल करना, इंगेज, खोजबीन करना, एक्सप्लोर, व्याख्या करना, एक्सप्लेन, विस्तार देना, इलोबरेट, और मूल्यांकन करना, इवलेट। ये विज्ञान और प्रभावी शिक्षण से जुड़े 5 महत्वपूर्ण ईएस हैं। अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थितियां। अंकुरण क्या है, ये भी एनसीईआरटी में है। ये अगर आपने नोट्स को अच्छे से मेरा पढ़ा होगा और अगर वहां पे आपको मिल जाएगा, तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि अभी आपको कहें सर सारे प्रश्न आपके नोट्स में है। जी हाँ, आप जब पेपर देकर बाहर आते हैं कोई प्रश्न ऐसा नहीं होता जो ईवीएस का मेरे नोट्स से ना आया हो। ठीक है, बेशक ये नाम छोटा है, व्यक्ति छोटा हो सकता है, लोग को अभी भरोसा ना हो। चलिए यहाँ पर अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियों की संकल्पना से जुड़े व्यावहारिक अनुभव को बच्चों के बीच उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षिका निम्नलिखित गतिविधियां करने के लिए कहती हैं। तो 5 मिनट है, सॉरी 5 मिनट कह रहे हैं, तो ध्यान से इसको पढ़ लीजिए, मैं आगे पढ़ाने जा रहा हूं। समझ में आ गया सभी को। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर क्या क्या कहती हैं शिक्षिका। पहले कहती हैं कि बीजों को रात भर पानी में रखें, उन्हें सूती और गीले कपड़े में रखें। ठीक, फिर आगे 2 दिन बाद बीजों का अवलोकन करें। अब पता चल, कल मैंने बताया था अवलोकन कैसे करना है। पुस्तक पढ़ें और दिए गए कार्य पत्रक वर्कशीट पर काम करें। अब शिक्षक की इन गतिविधियों में 5 ईएस में से कौन सा ईएस शामिल नहीं है। मैंने 3 बात कह रहा है, तो इसमें 3 ईएस कौन कौन है और कौन कौन नहीं है। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके जवाब देंगे। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब देंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपका सिलेक्शन दिलाना है और मैं ये चाहूंगा आप सिलेक्शन के लिए पढ़ें। देखिए अंकुरण के लिए जो आवश्यक परिस्थितियां हैं, इस संकल्पना को व्यवहारिक अनुभव से बच्चों को उपलब्ध कराते समय, अगर आप विज्ञान के शिक्षिका हैं, चाहे आप जो भी हो, चाहे यहाँ पे जो भी लाइव देख रहा हो, ठीक, अगर आप विज्ञान शिक्षिका का नाम है हमारी सोनी है, तो अगर वो विज्ञान पढ़ा रही हैं, क्या नाम है सोनी, कस्मा, जो भी आपका नाम हो, तो आप विज्ञान की शिक्षिका हैं, विज्ञान पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो वहां पर उन्हें क्या करेंगी, सबसे पहले उन्हें क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे बताइए, जो लोग लाइव देख रहे हैं बताइए, शामिल करेंगे, इंगेज करेंगे, उन्हें क्या करेंगे,
उन्हें शामिल करेंगे। बच्चे जब तक शामिल नहीं होंगे तब तक आपकी कक्षा पूर्ण रूप से सुचारू नहीं चालू ही नहीं होगी। माने बच्चों को इकट्ठा करें, चलिए चलिए बच्चों चलते हैं, हम लोग मैदान में चलते हैं, फील्ड में चलते हैं। माने बच्चों क्या करेंगे, पहले हम जोड़ने का काम करेंगे, क्या करेंगे, बच्चों को शामिल करने का काम करेंगे, बच्चे के साथ जुड़ जाएंगे। फिर जुड़ने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उनको कहेंगे एक्सप्लोर करिए। उसके बाद क्या करेंगे, हम एक्सप्लोर करेंगे, क्या करेंगे, खोजबीन करने के लिए कहेंगे। क्या कहेंगे कि आपको खोजबीन करना है। कैसे खोजबीन करना है, चलिए देखिएगा। देखिए खोजबीन का मतलब क्या है, ये बताओ कि सब लोग, आप लोग खेत में गए हो, बच्चे हाँ मैं भी खेत में गया हूँ, मैं भी गया हूँ। तो मुकेश मुकेश राजू गोलू जो भी होंगे, सौरभ, सब लोग कहेंगे सर मैं खेत में गया था। अच्छा बताओ खेत में पेड़ कैसे होता है, कहेंगे सर बीज को डाल दो फिर ऊपर आ जाता है। अच्छा बताओ अगर रात में रखेंगे तो क्या होगा, तो बच्चे कहेंगे सर रात में अगर कपड़े में रख देंगे, सर पापा सुबह चना खाते, चना तो अंकुरित हो जाता है। माने बच्चे क्या करेंगे, खोजबीन करेंगे। और जब खोजबीन करेंगे तब उनसे पूछेंगे अच्छा कैसे होगा, तो वो बच्चे बताएंगे। ठीक, अब यहां पर क्या होगा बताइएगा, यहां पे अब आगे क्या होगा, सभी लोग बताइए। कि यहां पर अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर प्रश्न में दी गई व्याख्या करना, एलिब्रेट विस्तार करना, इवेल्यूट मूल्यांकन करना कर। अब यहां पे देखिए क्या है, अब वहां पे बीजों को रात भर पानी में रख रही हैं, तो जब बीज को पानी में रात भर के लिए रखेंगी तो यहां पर क्या है, यहां पर वो व्याख्या करेंगी। फिर यहां पे क्या करेंगी, बीजों को रखेंगी। फिर 2 दिन बाद यहां पे क्या करेंगे, यहां पे उन्होंने क्या किया, देखिए ये दोनों काम उन्होंने अभी तक नहीं किया है। वो अभी कक्षा के बच्चों को बाहर नहीं ले गई और उन्हें उसकी व्याख्या नहीं किया। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा एंगेज और एक्सप्लोर। मतलब इसका उत्तर ये होगा, मतलब ये वो नहीं कर रही हैं। मैंने ये 2 गतिविधियां उन्होंने नहीं किया। वो डायरेक्ट कहती हैं कि बीजों को रात भर पानी में रखे और सूती कपड़ों में सोने दे। मतलब ये वहां पे ये कह रही हैं कि एक्सप्लेन कर रही हैं कि एक काम करो, अगर हम लोग रात भर पानी में रखेंगे, सूती कपड़े में रखेंगे तो क्या होगा, फिर क्या होगा। 2 दिन बाद बीजों का अवलोकन करें, उसके परिवर्तन रिकॉर्ड करें, माने उसको विस्तार देंगी, व्याख्या करेंगी, एलिब्रेट करेंगे, फिर इवेल्यूएट करेंगे, फिर उसका मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन करना माने इसके पुस्तकों पर दिया, एलिब्रेट माने मूल्यांकन करना। तो जहां पे मूल्यांकन करने की बात कही गई है, तो भैया यहां पे ये दोनों बातें नहीं कही गई हैं, बाकी 3 बातें कही गई हैं। क्योंकि वहां पे बच्चों को इकट्ठा नहीं किया गया, बच्चों को एक्सप्लोर नहीं किया गया। तो यहां पर इस प्रकार यहां पर वो 2 काम नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पे दिया गया है कि उनमें गतिविधियां करने के लिए कहती हैं। तो जो गतिविधियां करने के लिए कहती हैं यहां पे दिया गया है, कौन शामिल नहीं होते, यही दोनों एंगेज और एक्सप्लोर शामिल नहीं होते। ठीक है जी हाँ, माने शामिल करना और खोजबीन करना, ये दोनों उन्होंने बच्चों को नहीं बताया। क्लियर हुआ। यहां तक जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताएं कि आपको समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ गया है तो पहला काम वीडियो को शेयर कर दे, और नहीं आया है तो कोई मतलब नहीं। ठीक है, इतनी मेहनत से पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मैं बेहतर व्याख्या कर रहा हूं तो भैया वीडियो को शेयर करिए, वरना मैं लंबी क्लास नहीं ले पाऊंगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। इतनी मेहनत से पढ़ाओ लेकिन आप लोग जो है जरा सपोर्ट नहीं करते। चलिए, एक कक्षा के अनुभाग अ को पेट्रोलियम और कोयले के, ये देखिए कक्षा 5 के एनसीईआरटी पाठ लास्ट वाला लेसन है, कोयलों के भंडारों में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया। जबकि अनुभाग ब को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में पाया गया कि अनुभाग अ के विद्यार्थियों ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया। ऐसा होने का कारण क्या हो सकता है, मैं एग्जांपल दूंगा। जैसे आप लोग बहुत सारे कोचिंगों के लोग से पढ़ते हैं, तो लोग 2 तरह से पढ़ाते हैं। जैसे मान लिया एक अनुभाग ए हो गया, एक अनुभाग बी हो गया। एक बी वाले क्या करते हैं, आते हैं कहते हैं इसका उत्तर ये सही है, लेकिन ए वाला क्या करता है, पूरी तरह से व्याख्या करके बताता है। ठीक है, पूरी तरह समझा के बताता है प्रश्न को ऐसे लगाना है। तो ए भाग वाले सभी पास हो जाते हैं और बी भाग वाले कुछ लोग पास होते हैं। तो बताइए क्यों ऐसा होता है। ठीक, सभी लोग फटाफट कमेंट करें यार। आप लोग इतनी सपोर्ट नहीं कर सकते, वीडियो को लाइक नहीं कर सकते, वीडियो को शेयर नहीं कर सकते यार। इंसान आपके लिए चिल्ला के कितना भी मेहनत से पढ़ा ले, आप लोग के गले नहीं उतरने वाला है। क्योंकि आपको क्या बताएं, छोड़िए। यहाँ पे बताइए क्या होगा। देखिए ये कक्षा 5 के एनसीईआरटी का आखिरी लेसन है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी या मेरे नोट्स का आखिरी लेसन पढ़ा होगा तो यहाँ पे आपको मिला होगा। आइए देखते हैं कैसे। ग्रीन बोर्ड एक अच्छी दृश्य सामग्री नहीं है। यार ये बताओ, अब कोई ये कहे कि मैंने सही से केवल प्रश्न की व्याख्या नहीं की तो कोई लड़का फेल हो गया, ये तो हुआ नहीं, ये तो गलत बात है। जैसे मेरी बात ले लो, मान लो यहाँ पे यूट्यूब, यहाँ पे ई लर्निंग विद दुर्गेश है या ई लर्निंग विद दुर्गेश, यहाँ पे अदर है। तो मैं प्रश्नों की व्याख्या करके बताता हूँ, मैं समझा के बताता हूँ। और आप परीक्षा में जितने लोग सीटेड पढ़े हैं आज तक का रिकॉर्ड है मेरे, सभी पास हुए हैं, कोई फेल नहीं हुआ है। दूसरी तरफ लोग क्या करते हैं, अदर वाले केवल प्रश्न का उत्तर बता के आगे बढ़ते हैं। तो भैया सिलेक्शन कहाँ से देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत उपागम दैनिक जीवन में स्थितियों के नज़दीक है। अब ये बताइए, अगर हम बहुत सारे उपागम बताएंगे, आपको चीज़ें बताएंगे, तो आप क्या पास कर जाएंगे। जी नहीं,
अब क्या रहा है कि मल्टीमीडिया सामग्री का प्रयोग अपेक्षा के अधिक मितव्यापी है। ऐसा भी इकोनॉमिकल नहीं है, ऐसा भी नहीं सस्ता महंगा, कोई सवाल ही नहीं है। आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, टाइम पास के लिए तो पढ़ नहीं रहे हैं। फिर आगे आता है कि दृश्य सामग्रियां बेहतर साधन धारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करने। जैसे जब मैं पढ़ाता हूं तो जब आप पिक्चर देखते, जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया कि आप 2 घंटे की कोई फिल्म देखें, उसकी स्टोरी, और 2 घंटे कोई बुक पढ़ें, दोनों की किसकी स्टोरी आप अच्छी तरह से बता पाते हैं? आप कहेंगे सर फिल्म की, क्योंकि हमारा दिमाग दृश्य चीजों को जल्दी देखता है। इसलिए जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं सबसे ज्यादा शिक्षण विधियों का प्रयोग करता हूं। मैं ये पढ़ाते समय इस बात का पूरा ख्याल रखता हूं कि आपको जो चीजें मैं पढ़ाऊं आपके दिमाग में फीड होता चले। क्योंकि जैसे मैं पूछा आपके पापा का नाम क्या है, तो आपके दिमाग में आपके पापा का चित्र आ जाता है, तुरंत आपके दिमाग में आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो पढ़ाने का तरीका वही है और मैं उसी तरीके से फॉलो करके पढ़ाता हूं। शायद आपको यकीन नहीं होगा, मेरे यहाँ सीटेट कोई फेल नहीं होता। जो लापरवाही करेगा, नोट्स नहीं पढ़ेगा, हमारी बात को नहीं मानेगा, वही फेल होते हैं, बाकी कोई भी फेल नहीं होता। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि थोड़ी चीज़ें किसी भी बात को लेकर, पढ़ाई को लेकर घमंड ना करना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए, अपना बेस्ट देना चाहिए। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? चौथा डी इसका राइट आंसर होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। एक कक्षा में औसत से कम 4 विद्यार्थी हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए सबसे प्रभावी व्यूह रचना क्या होगी? यहाँ पे 4 विद्यार्थी हैं, ठीक है। 4 विद्यार्थी कोई है जिसे जिनके नाम आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे मान लीजिए अमित है, गोलू है, भोलू है, शिवानी है। ये 4 लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 4 लोग हैं यहाँ पे। अब इन 4 लोगों में ये थोड़ा सा कम बुद्धि के हैं, मेरी तरह मंद बुद्धि के लोग हैं। अब इसे कौन सा ऐसा प्रभावी है कि ताकि ये सभी लोग आप लोग की तरह बन जाए? ऐसा क्या करेंगे आप? जरा फटाफट कमेंट करिए, ऐसा इसमें से क्या करेंगे ये चारों आपकी तरह हो जाए। इन्हें हम अगली पंक्ति में बैठाएं, उन्हें काम का परीक्षण करना। अगर हम इन्हें अगली पंक्ति में बैठा देंगे, क्या आगे बैठने से तेज हो जाएंगे? अगर ऐसा होता तो यार मैं भी तेज हो गया होता। मैं तो बैक बेंचर इंसान हूँ, ठीक है। हम तो पीछे बैठते थे हमेशा, ठीक। आज ही मंद बुद्धि रह गए, माने ये गलत है यहाँ पे। फिर कह रहा, उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों को पहचान करना, उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना, ये भी हो सकता है। फिर मैं आगे देखता हूं, यह सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आए। अरे भैया हम तो कभी क्लास नहीं छोड़ते थे, मेरा रिकॉर्ड है, मैं कभी भी लाइफ में अपनी क्लास मिस नहीं करता था। कितना बारिश हो, कितनी भी ठंड पड़े, मैं अपने काम से कभी समझौता नहीं करता, मैं अपने टाइम से कोई भी समझौता नहीं करता। यह बात कुछ लोगों को बुरा लगता है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट सफलता का सबसे पहला पैमाना होता है। अगर आपको 3 बजे पढ़ना है तो बस पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, बालू पड़े, पत्थर पड़े। यदि यदा कदा अगर आपका छूट जा रहा है तो हम अगले दिन रात को उसको मैनेज करेंगे, माने अपने टाइम टेबल पे कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। मतलब ये भी गलत हो गया। फिर कह रहा है, उन्हें घर पर करने के लिए दत्त कार्ड दे। अगर होमवर्क करने से हो जाए, भैया हम तो होमवर्क कभी नहीं करते थे, अगर क्या बहुत सारा किसी को लिखने के लिए दे दिया जाए कि खूब छाप कर आओ, क्या वो सिलेक्शन पा जाएगा? जैसे मैं आपसे कह दूं कि आप मोटी मोटी किताबें पढ़ लो, तो क्या आपका सिलेक्शन होगा? क्यों? क्योंकि आपको छोटी चीज़ चाहिए। आप कहते हैं सर शॉर्ट नोट्स दीजिए, सर मुझे आपके नोट्स चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको शॉर्ट चीज़ें चाहिए, इसलिए ये भी आपका गलत। अब यहाँ पर ध्यान से दिखेगा, अब जैसे यहाँ पर उनको क्या करना चाहिए, इन चारों बच्चों को इनकी कमियों को पहचानना चाहिए, ठीक है। इन चारों व्यक्ति को, अमित, गोलू, भोलू, मोलू, शिवानी, सीनी, जो भी है, जितने लोग हैं, अमित, रत्नेश, जो भी हैं, इन सभी के बारे में हमें कमियों को पहचानना चाहिए। उन कमियों के आधार पर हमें सुधारात्मक काम करना चाहिए। इससे क्या होगा? अब देखिए इसमें क्या होगा, मेरी बात को ध्यान समझिएगा। व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी। परीक्षणों, टेस्ट के माध्यम से ये ज्ञात, कैसे ज्ञात करेंगे? टेस्ट के माध्यम से, परीक्षणों के माध्यम से। कौन सा परीक्षण? परीक्षा वाला नहीं, उनकी कमजोरियां क्या है, उनके परिणाम के आधार पर सुधारात्मक उपाय करना चाहिए, ठीक है। यह बात आप लोग को ध्यान देना चाहिए। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। नहीं, मैं कूटा कम गया हूं, क्योंकि मैं शुरू से मंदबुद्धि रहा हूं, तो इसीलिए टीचर में बहुत मानते थे, मैं आगे भी रहा हूं। तो यहाँ पर है, एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों में से कौन सा सही तरीका है? फटाफट सभी लोग कमेंट करके बताएं। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके जवाब दें। जो लोग भी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करने के बाद जवाब देंगे। बताइए, इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, अगर ऐसा कोई यूट्यूब पे चैनल पढ़ा दे, वीडियो को अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि अगर आप डेली क्लास में है, सीटेट में बाहर जब निकलेंगे कमरे से परीक्षा देने के बाद, आपको एक ही बात आएगी, लेनी भी दुर्गेश। यह बात का घमंड नहीं, इस बात का गर्व है। इसलिए मैं मेहनत से पढ़ा रहा हूं, आप लोग मेहनत से पढ़िए। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए। आप सभी के पास कम से कम 5 से ग्रुप होंगे व्हाट्सएप पे, तो यार ग्रुप में डाल दो, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे भेज दो, फेसबुक का यूजर हो फेसबुक पे डाल दो। बताइए कैसे करेंगे?
सभी लोग बताइए क्या करेंगे। पहले देखिए यहाँ पे दो विकल्प पहले है, पहले डिजाइन तैयार करेंगे कि पहले प्रश्न लिखेंगे, पहले क्या करेंगे भैया, प्रश्न बनाना है, पहले क्या करेंगे बताइए। पहले आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे दो 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 का अगर कैटेगरी बनाए तो क्या करेंगे बताइए, चलो फटाफट कमेंट करके। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम प्रश्न पहले नहीं लिखते, पहले हम ये देखते हैं यार हमने अभी तक जो पढ़ाया था, क्या क्या टॉपिक पढ़ाया था, बच्चों कैसे चीज़ों को हम समझाने का प्रयास करें ताकि बच्चे आए। तो यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम पहले प्रश्न लिखेंगे, हम पहले डिजाइन तैयार करेंगे, हम पहले क्या करेंगे डिजाइन, हम पहले डिजाइन तैयार करेंगे कैसा होगा, फिर डिजाइन जब तैयार हो जाएगा हमारा, जब हम डिजाइन तैयार हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसकी ब्लूप्रिंट को तैयार करेंगे, क्या करेंगे उसका ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। अच्छा ये काम करते हैं, मैं कक्षा 4 वालों को पढ़ाता हूँ, वहाँ पे बच्चे सीखते जल्दी हैं, अच्छा इनको काम करते हैं सरल प्रश्न को देते ताकि वो जल्दी से तैयार कर ले। अब उनका क्या करेंगे, हम पहले डिजाइन तैयार करेंगे, फिर उनका ब्लूप्रिंट, फिर क्या बनाएंगे उनका ब्लूप्रिंट, उनका फिर ब्लूप्रिंट बनाएंगे, फिर उसके बाद कहेंगे कि यार अब तो ब्लूप्रिंट हो गया, अब हम एक काम करते हैं, आज पहले प्रश्न को लिख लेते हैं हमें क्या क्या देना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर प्रश्न लिखेंगे, अब यहाँ पे प्रश्न लिख लिया आपने, और जब प्रश्न लिख लिया अब उसका क्या करेंगे, अब उसको दे देंगे प्रिंट होने के लिए, संपादन करेंगे, क्या क्या कमियां क्या क्या सुधारेंगे, उसके बाद उसकी अंक योजना बनाएंगे। एक काम करते हैं, पहले के 4 प्रश्न 1-1 नंबर का करते हैं, फिर 2-2 नंबर का करते हैं, फिर ये बड़ा प्रश्न इसको 5 नंबर के कहते हैं। तो ऐसे क्या करते हैं, आप अंक योजना बनाते हैं, तो जो अंक योजना होता है वो आप हमेशा अंत में बनाते हैं। इसलिए इस प्रश्न का जो सबसे उपयुक्त और सही उत्तर होगा वह क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। ए क्या होगा, इस दिए गए प्रश्न का सही जवाब होगा। मतलब जितने लोगों ने यहां पर ए बताया है, ठीक है, उन सभी के जवाब क्या है, पूरी तरह से सही है, ए वाले क्या है राइट आंसर है। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो यहां से आपका समझ में आया। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। ये भी नोट्स में अगर आपने लिया होगा तो मैं पेड क्लास में मैंने इसके लेक्चर एक बार दिया था। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए यहां से देखिए, अब आपके प्रश्न शुरू खत्म हो चुके हैं, अब हम बढ़ते हैं मैथ की तरफ। क्या आप सभी साथी जो लोग इस अभी तक देख रहे हैं, क्या आगे आप लोग मैथ की क्लास के लिए तैयार हैं, जहां पे हम लोग केवल मैथ की पेडागॉजी के बारे में पढ़ेंगे, जहां पर हम लोग ये प्रयास करेंगे कि मैथ शिक्षण के साथ साथ हम लोग कुछ मैथ के सवाल को भी हल कर ले। अगर आप लोग तैयार हैं तो फटाफट वाई कमेंट करें और ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े रहें। और एक छोटी सी निवेदन है आपका, अगर आपको लग रहा है कि मैं बेहतर पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको ये लग रहा है कि आप लगातार मेहनत करके सेलेक्ट हो सकते हैं, इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों तक जरूर पहुंचाइएगा। इतना काम आप करिएगा, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने साथी मित्रों तक जरूर पहुंचेगा। एक बात मेरी आपको बताऊं कि जब भी आप पढ़ा करिए, मुझसे नहीं कहीं भी, तो अपनी एक्टिविटी को बरकरार रखिएगा। गतिविधि आपकी होनी चाहिए, आपकी कक्षा जीवंत होनी चाहिए, आपकी कक्षा से उत्तर आना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते, अगर आप अपना अभिव्यक्ति नहीं व्यक्त करते, तो आपके पठन पाठन में दोनों में कमियां हैं, इसे सुधार करिए, वरना परिणाम थोड़ा सा दुखद हो सकता है। मैं आगे बढ़ रहा हूं क्योंकि मैं तब तक पढ़ाऊंगा, मैं अपना बेस्ट दूंगा, क्योंकि मैं स्वयं सिलेक्टेड हूं, तो मैं ये चाहूंगा कि मैं वो चीजें बताऊं जो मैं स्वयं करता हूं। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अब यहां पे देखिए, मैथ शिक्षण की क्लासेज आपके लिए तैयार हो चुकी हैं और मैं उम्मीद करता हूं यह क्लासेज जो कक्षाएं हैं ये आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी। ठीक है, तो चलिए आपके सामने पहला प्रश्न शायद दिख रहा होगा बोर्ड पर। चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए कि त्योहार के समय कक्षा 5 में प्रतिशत प्रकरण के समय सेल पर चर्चा की। आजकल सेल होता है ना, सेल लगता है, ठीक है, सेल पर कक्षाई चर्चा शुरू की गई। कक्षा में इस प्रकार की जो चर्चा है, अब फटाफट कमेंट करिएगा और भैया कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। सभी लोग, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ लोग जवाब दें कुछ लोग जवाब ना दें। भैया अगर आप लोग लाइव पढ़ रहे हैं तो भैया जवाब तो आपको देना पड़ेगा। अगर आप जवाब नहीं देते तो भैया क्लास में आपके पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इतना भी मेहनत से मैं पढ़ाऊं आपका कोई मतलब नहीं निकलेगा अगर आप प्रश्न का जवाब नहीं देते हैं तो। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, यहाँ पे क्लास को मैं समझा दूं। पहले देखिए यहाँ पर आपका करेंगे क्या कि अपने वाद विवाद संबंधित कौशलों को बढ़ाने में विद्यार्थियों को सहायता करेंगे। अब ये बताइए, क्या वाद विवाद को बढ़ाकर हम सेल में परसेंटेज को, तथ्य को समझा सकते हैं? ऐसा कर पाएंगे आप? अगर कर पाएंगे तो अच्छी बात है।
तो यहाँ पर ये तो गलत हुआ। ठीक है, ए वाले जितने थे वो गलत हो गए। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। कक्षा में गर्मा गर्मी बहस, अरे यार ऐसा तो नहीं करना है, माहौल खराब नहीं करना है, हमें क्या करना है, बच्चों को सिखाना है। फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आगे देखेंगे कि एक दूसरे के विचारों को सुनना। जैसे मैं जब अपनी बातें रखता हूँ तो मैं आपकी बातें भी सुनता हूँ। ऐसा नहीं है कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपकी बातें नहीं सुनता, हमें आपके कमेंट पे भी नजर होता है। क्यों? क्योंकि जब तक आपकी अभिव्यक्ति मुझ तक नहीं पहुंचेगी, मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंचेगी, एक अच्छा संप्रेषण नहीं होगा। अगर आपने कोई नेट या JRF की तैयारी कर रहा होगा तो इस बात को भली बात ही जानता होगा कि कक्षा में संप्रेषण होना चाहिए, और आप बड़े बच्चे हैं। दूसरी, अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना। अगर उनका कोई तर्क है तो उनको प्रस्तुत करने के लिए उन्हें हमें क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, ताकि वो जो बच्चा है वो अपनी बात रख सके। हमारे यहाँ होता क्या है, जब टीचर सवाल पूछता है तो बच्चा दुबकने लगता है, ऐसा ना हो, बल्कि बच्चा क्या करे, आपकी कक्षा में बोले, सेल पर चर्चा करे, प्रतिशत पर चर्चा करे, वह खुलकर बताए क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो अभी तक 3 आपको मिल चुका है। आगे देखता हूं। उपेक्षा की जानी चाहिए, यह कक्षा में शोर के स्तर को बढ़ाती है, दूसरों को परेशान करती है। याद रखिएगा, कक्षा में शोर होना चाहिए। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ना, आपके कमेंट आने चाहिए। अगर आपके कमेंट नहीं आते, आपकी संख्या नहीं बढ़ती, आप शेयर नहीं करते, इसका मतलब मेरे शिक्षण कौशल में कमी है, मुझे पढ़ाने नहीं आता। मैं बेशक कितना भी बेहतर पढ़ाऊं, जब तक आपकी कक्षा जीवंत कक्षा नहीं होगी, मेरा पढ़ाना बेकार है। और आप सिलेक्शन के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो अगर इतनी मेहनत हम कर रहे हैं तो आपको इतना करना चाहिए। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह क्या होगा, तीसरा या सी का सही जवाब होगा। क्लियर हो गया? अब आपको धीरे धीरे प्रश्न का उत्तर पकड़ना आ गया। अगर यही प्रक्रम रहेगा तो आप सीटेट की परीक्षा जब भी देंगे, यकीनन आप इलानी विद दुर्गेश को जरूर याद करेंगे। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, हर जगह इलानी विद दुर्गेश है। अगर आप कोई भी यूजर हैं तब जरूर जुड़िएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, आंकड़ों के विश्लेषण संबंधित गतिविधियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य क्या है। तो जो साथी लर्निंग विद दुर्गेश को देख रहे हैं, लाइव क्लास पढ़ रहे हैं, वे कमेंट करके अपना जवाब जरूर देंगे, सभी साथी। और इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों तक शेयर जरूर करेंगे। जी अनूप जी, आप लोग तो डेली क्लास में रहते हैं। ये क्लास प्रतिदिन शाम 7 बजे से होती है, लाइव चलती है। और अगली क्लास CDP की होगी, वो 8:30 बजे से होगी, वो भी इसी चैनल पर लाइव होगी। इन सभी की टेलीग्राम पर मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा। और ऑनलाइन क्लास के लिए यहाँ पर एक नंबर दिया गया है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास नोट्स प्राप्त, ऑनलाइन क्लास में आपको PDF नोट्स मिलेगा, घर बैठ के आप हार्ड कॉपी नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं लर्निंग विद दुर्गेश की। आइए यहाँ पर हम इस प्रश्न की चर्चा करते हैं। देखिए, हम आंकड़ों का विश्लेषण जब करते हैं तो इसके लिए क्या होगा, सर्वेक्षण पर आधारित परियोजना बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सर्वेक्षण पर आधारित परियोजना बनाएंगे। क्योंकि अब हम यहाँ पर भूमि का निर्वाह नहीं कर सकते, प्रश्नोत्तरी यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 1 2 3 बचा है। इनमें हम क्या करेंगे कि पहले सर्वेक्षण पर बच्चों को इकट्ठा करें आंकड़े। जैसे कह देंगे आप लोग अपने घर जाइए, घर से ये बताइए आपके घर में कितने सदस्य हैं। तो क्या, जैसे यहाँ पे हो गए राम हो गए, श्याम हो गए, मोहन हो गए, सोहन हो गए, सोनू हो गए, मोनू हो गए, सीमा हो गई, रीता हो गई, सीता हो गई, मोनी हो गई, ये सारे लोग हो गए। ठीक है, राजू हो गए, गिरजा हो गए, शैलेश हो गए, आलोक हो, ये सारे लोग हैं। सब अपने घर पे लाए। कोई कह रहा है सर मेरे यहाँ 5 है, कोई कह रहा 6 है, कोई कह रहा 7 है, कोई कह रहा 8 है। तो इस तरह से क्या किया, हमने सर्वेक्षण किया कि सभी लोग अपने अपने घर से लाएं और देखें किनके घर कितने महिला हैं, कितने पुरुष हैं। फिर हम लोग बता देंगे कि नहीं नहीं नहीं, किनके घर महिलाएं, कितने घर पुरुष हैं। इस प्रकार हम क्या करेंगे, इन तथ्य को अच्छे से जान पाएंगे, इन तथ्यों को अच्छे से समझ पाएंगे कि उनकी समझ का आकलन करने का ये सबसे सर्वोत्तम है। मना बिना विश्लेषण की ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, सर्वेक्षण करना होगा। बच्चे को पता भी नहीं चलेगा कब उसने सर्वेक्षण किया। क्या होगा, बच्चों को पता भी नहीं चलेगा। अब जैसे यहाँ पे रोल प्ले करने का, कुछ लोग सर रोल प्ले करना, रोल प्ले करने का मतलब काम को उनको बांट देने का, उन्हीं को काम करना है। लेकिन यहाँ पर लाने के बाद क्या करेंगे, हम कुल काम को टोटल बच्चों से कराएंगे। इसलिए यहाँ पे सर्वेक्षण होगा, न कि रोल प्ले होगा। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह 20 का राइट आंसर होगा, दूसरा इसका सही जवाब होगा। तो जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर बी बताया है उन सभी के उत्तर सही है, बाकी के उत्तर गलत है। तथ्य को समझिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आंकड़े को प्रस्तुत करना है, सभी आंकड़े लाकर कक्षा का एक साथ प्रेषित होगा, तो वहां पर निर्वाह रोल प्ले नहीं होगा। क्लियर हुआ? क्योंकि आंकड़े को टोटल करना है, इसलिए मैं एक लाइन से लिखा, क्योंकि इनके आंकड़े टोटल करने हैं और टोटल करने के बाद हमें जान जाएंगे इस कक्षा के कुल परिवार के सदस्य की संख्या कितनी है। क्लियर हुआ? मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ।
आप वीडियो को शेयर कर दीजिए यार, लोगों तो पहुंचाइए, जवाब भी दीजिए। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे का नाम आपने सुना होगा, एक याद रखिएगा, सीटेट में जीन पियाजे को पढ़ लीजिएगा जरूर से, वाइगॉत्स्की, इन दोनों को जरूर पढ़िएगा। और मैथ में सीडीपी के लिए और गणित के लिए तो भैया इनको भी पढ़ लीजिए, गणित में भी काम करेंगे। देखिए, पियाजे का यह विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है। गणित का एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत में विश्वास करते हुए 4 विकल्प आपके सामने हैं, तो भैया फटाफट से कमेंट करिए, कमेंट करके जवाब दीजिए। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके जवाब दें। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे मैं आपसे कह दूं कि क्या आप लोग को गाली देना आता है, तो ये कहां से सीखा आपने? क्या आपके अध्यापक ने सिखाया, घर के लोगों ने सिखाया, या आपने कहां से सीखा? तो आप कहते हैं कि कहां से सीखा आपने, तो समाज से सीखा। कहां से? समाज से सीखा। तो ये जीन पियाजे की बात है। ये क्या, अब जीन पियाजे कहते हैं कि सामाजिक अनुदेशक से सीखना होता है। गणित का शिक्षक पियाजे सिद्धांत में विश्वास करता है और वो कहता है कि क्या, कि सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को आसानी से सिखा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है कक्षा में बहुत सारे हस्तपरक चालकों का, ये एनसीएफ 2005 कहता है। ये क्या कहता है? सी वाला जो विकल्प वो एनसीएफ 2005 का है। और यहाँ पर पूछा है जीन पियाजे के बारे में। अब एनसीएफ 2005 जीन पियाजे दोनों अलग हैं, क्योंकि हमें प्रश्न को पढ़ना है, हमें विकल्प पे नहीं जाना है कि हाँ सर हमने आपके नोट्स में तो पढ़ा था, वहाँ पे ये लाइन दिया है कि कक्षा में बहुत सारे हस्तपरक चालकों का गतिविधियों का प्रयोग करके। ठीक है भैया, वो एनसीएफ 2005 के आधार पर है, लेकिन प्रश्न की शुरुआत में कहा पियाजे। ठीक, अगर ये पूछेगा कि भैया ताजमहल किस जिले में है, तब तो हम आगरा बताएंगे ना, उत्तर प्रदेश बताएंगे। ताजमहल किस जिले में, तब कहेंगे आगरा, ये कहेंगे उत्तर प्रदेश। भैया जब राज्य पूछेगा तब उत्तर प्रदेश बताएंगे। और अगर पूछ दे ताजमहल किस देश में है, तो क्या आप उत्तर प्रदेश बताएंगे? तब तो भारत कहेंगे। तो प्रश्न को भाषा समझिए, आप केवल ताजमहल मत जाइए कि ताजमहल कह दिया तो मतलब भैया बात सफा है। भैया ताजमहल से 3 प्रश्न है कि ताजमहल किस जिले में है, तो आप कहेंगे आगरा में है। ताजमहल किस प्रदेश में है, तब उत्तर प्रदेश कहेंगे। किस देश में, तब भारत कहेंगे। अगर ये तो नहीं कहेंगे ना कि ताजमहल किस देश में है, तो आगरा में है। इसलिए प्रश्न में पहले जीन पियाजे की बात कहा है, इसलिए जीन पियाजे के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? चौथा इसका राइट आंसर होगा। शिक्षक सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग होता है, वो जीन पियाजे के सामाजिक अनुदेशन के अनुसार होता है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न के अंदर। ठीक है, मैं लंबी क्लास आज नहीं लूंगा क्योंकि आपकी संख्या काफी कम हो जा रही है, आप लोग शेयर नहीं करें, आप लोग सपोर्ट नहीं करें क्लास को। ठीक है, तो मैं केवल मैथ की पेडागॉजी पढ़ा दूंगा, उसके बाद हिंदी की आज नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग की संख्या बहुत ही कम है। एक उमा सम और विषम संख्याओं की संकल्पना को समझ नहीं पाती। उमा कोई लड़की है, ठीक है, ठीक है, उसकी संकल्पना को सुधारने के लिए शिक्षिका ने भिन्न रंग वाले कुछ 20 कंकड़ लिए और उनको जोड़ बनाने के लिए कहा। साथ ही 1 से 20 तक के संख्याओं को छांटने के लिए कहा। जिन कंकड़ों के जोड़े बन जाए, उनके जोड़े नहीं बन पाए, वो क्या कहा? उन प्रश्नों को छांटने के लिए कहा। अब आपको बताना है यहां पर क्या दिक्कत होगी। मान लीजिए आप ही कोई अध्यापिका है, ठीक है, सभी लोग फटाफट कमेंट करें, कमेंट कर बताएं। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके बताएं। देखिए यहां पे समावेशी शिक्षा है। इस प्रश्न को देखिए, एक टॉपिक ये भी पढ़ना है आप लोग को, समावेशी शिक्षा। अगर आपको सीटेट पास करना है भैया, 5 टॉपिक तो सीटेट में पढ़ना है, सीडीपी में, बस उतना पढ़ लिया, कोई माई क्लास सीटेट रोक नहीं पाएगा, क्योंकि मैं 3 टाइम सीटेट खुद ही क्वालिफाई हूं, वो भी बिना पढ़े। कभी पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। चलिए बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। चलिए एक बात यहाँ पे देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं चाशुक विद्यार्थी। देखिए ये वान हेले की संकल्पना का आपको याद है, यहाँ पे वान हेले की बात नहीं कही गई है, आप वान हेले को याद कर रहे हैं। यहाँ पर ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि बच्चा देख कर नहीं, उसको पहले से समझ में नहीं आ रहा है। अब जैसे ये होता कि बच्चा ये कहता है कि नहीं यार ये तो त्रिभुज है कि चतुर्भुज है, वो इस बात के नहीं, उसको सम और विषम की संकल्पना ही समझ में नहीं आती। वो मेरी तरह मंदबुद्धि है, वो मंदबुद्धि है। और जब वो मंदबुद्धि है तो क्या होगा?
ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे बच्चा मंदबुद्धि में, और जब मंदबुद्धि का है तो इसके लिए यहाँ पे ये गलत होगा। अब वहाँ पे कायिक गति नहीं है, बेचारा रुक रुक के नहीं सीखता है यहाँ पे, तो ये भी गलत हो गया। ये सब शिक्षार्थी, ये भी नहीं आएगा। अब यार जब हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, जैसे कोई ये कह दिया कि सर हमको संस्कृत नहीं आती, मुझे भी नहीं आती, लेकिन मैं एक तरीका बताऊंगा, संस्कृत में आपके 23 नंबर हो जाएंगे 30 में, एक तरीका से। इसलिए मैं उनको बैठा के समझा दिया कि संस्कृत को आपको कैसे पढ़ना है, कैसे आपको स्कोर करना है। अगर आपको वो बात समझ में आ गई तो आपको सीटेट कोई रोक नहीं सकता, चाहे आप झगड़ा करें, लड़ाई करें, कुछ भी करें। लेकिन एक बार अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो ये आपके लिए मायने रखता है, क्योंकि आपके लिए व्यक्ति से ज़्यादा सिलेक्शन मायने रखता है। समय के साथ लोग भूल जाते हैं, लेकिन अगर आपके एम, आपकी नौकरी आपके साथ है तो लोग क्या करेंगे, आपका सम्मान करेंगे, वरना आपकी कोई वैल्यू समाज में नहीं होगी, जैसा मैंने देखा है। यहाँ पर क्या होगा, उसको व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता होगी। कैसी? व्यक्तिगत ध्यान की। अगर बच्चा कोई बार बार समझा रहे, नहीं समझ पा रहा है क्लास में, तो क्या करेंगे, भगा देंगे, उसके पास जाएंगे और बताएंगे बेटा क्या दिक्कत है, बताओ क्यों तुम्हें सम विषम नहीं आ रहा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। उसको नज़दीक जाकर आप उसे क्या करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। और अगर ऐसा करने में सफल है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपने एक अच्छे शिक्षक की भूमिका निभाई। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, वह होगा दूसरा, इसका राइट आंसर होगा। तो जितने लोगों ने प्रश्न का उत्तर बी बताया है उन सबके जवाब सही हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं सबके ना? यहां पे देखिए, उच्च क्रमयी चिंतन कौशल, बात को समझ रहे हैं आप ना, कि नहीं दिख रहा है आप लोग को? ऊपर छूट गया क्या कोई? पर आधारित प्रश्न की मांग क्या है, पता ही सभी लोग फटाफट कमेंट कीजिए। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, वैसे मैं इसकी व्याख्या जरूर करूंगा। सभी लोग बताएं, सब लोग। आप लोग सपोर्ट नहीं करते क्लास में, कितना भी कह दिया जाए कि आप लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं करते। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए, मैं आपको व्याख्या डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। देखिए, कुछ सीमा तक जो संज्ञानात्मक ज्ञान होता है, क्या होता है, जो संज्ञानात्मक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें संज्ञानात्मक प्रयास की जरूरत होती है। हमें केवल सीटेट के लिए सिलेक्शन, देखिए मैं इसकी व्याख्या कैसे कर रहा हूँ, हमें सीटेट को में क्वालिफाई होने के लिए मैं केवल पढ़ना नहीं होगा, हमें सीटेट की तरह पढ़ना होगा। किसकी तरह? सीटेट की तरह पढ़ना होगा। हमें केवल पढ़ना नहीं होगा कि भैया मैं 10 घंटे पढ़ता था, मैं 8 घंटे पढ़ता था, मेरा सीटेट नहीं हुआ। क्योंकि सीटेट एक सोच है, अगर वह सोच आपके अंदर बैठ जाएगी तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। मैं आपको बताया ना, मैं खुद ही 3 बार क्वालिफाई हूँ, मैंने 3 बार दिया, तीनों बार क्वालिफाई हूँ। कि सीटेट क्या है? एक सोच है। ठीक, अब आगे देखते हैं। उसके बाद उच्च क्रमेय जो ज्ञान होता है उसको पाने के लिए हमें गहन चिंतन करना पड़ता है। उसके लिए क्या करना होता है? गहन चिंतन की जरूरत पड़ती है। किसकी? गहन चिंतन की जरूरत पड़ती है, उच्च कौशलों की जरूरत पड़ती है। हमें ज्ञान को विकसित करने के लिए उच्च क्रमीय चिंतन कौशल पर आधारित प्रश्न की मांग करनी चाहिए। अब एल्गोरिथम का ज्ञान मैंने आपको बताया है कि एनसीएफ 2005 को मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने एक बात आपको बताई थी, एल्गोरिथम नहीं होगा, सूत्र ज्ञान नहीं होगा। अब यहाँ पे 2 बातें, ए और बी में कोई एक चयन करना था आपको। तब यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान इसके लिए राइट आंसर होगा। मतलब जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर बी बताया है उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही हैं। किसी को मन में डाउट हो, किसी के मन में कोई समस्या हो, तो आप लोग फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करने के बाद आप जवाब जरूर देंगे। ठीक, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही आसान प्रश्न में, मुझे लग रहा है आप लोग यहाँ पे गलतियां जरूर करेंगे। प्रदीप को एक लड़का है, एक टूटा हुआ रूलर जिसपे 2, 3, 4, 5, 6 दिखाया गया है और पूछा जाता है कि रूलर में 6 सेमी कहाँ है। ठीक है, वह उठाता है और रूलर पर 5 सेमी के निशान को चिन्हित करता है। उसका उत्तर क्या है? 4 विकल्प दिया गया है। आप सभी लोग, जितने लोग लाइव हैं, चाहे आपकी संख्या जितनी भी हो, सब लोग कमेंट करके जवाब जरूर दीजिए। मैं चाहता हूं कमेंट में आप लोग बॉक्स को भूल कर दें अपने जवाब से। बताइए, सभी लोग बताइए, सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, कमेंट कर बताइएगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा और प्रश्न का जवाब दीजिएगा। बताइए सभी लोग फटाफट। बताइए,
सभी लोग जवाब दे दिए, वाह भाई वाह, मानना पड़ेगा आप लोग सही बात है, सपोर्ट नहीं कर सकते। चलिए वो आपके ऊपर है, क्योंकि मेरे कहने तक का अधिकार है, बाकी जब परिणाम लेकर बाहर आएंगे तो फिर आप लोग, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आप लोग के पास नहीं है। चलिए यहाँ पे देखिए, गलत है, क्योंकि यह केवल निशान को देख रहा है, न कि 0 और 5 के रूप में चिन्हित दो बिंदुओं के बीच की दूरी को। अब वो बच्चे को कह रहा जा रहा है कि भैया आप 2 3 4 5 दिखाया गया, और पूछा जाता है कि रूलर पर 6 सेमी कहाँ है। क्या पूछा जा रहा है कि 6 सेमी कहाँ है, तो फिर क्या हो रहा है, फिर देखिए सही है क्योंकि उसने रूलर पर 5 सेमी निशान को सही चिन्हित किया है। उससे पूछा गया है कि 6 सेमी कहाँ है, तो उसने यहाँ पे कह दिया, तो सीधी सी बात है गलत है। उसमें 6 सेमी कहाँ है और यहाँ पर टिक कर देता है। ठीक, यह बता रहा है कि उसकी संकल्पना त्रुटिपूर्ण है, कि वो 5 सेमी की एक बिंदु के रूप में है, न कि लंबाई के रूप में। ठीक, 5 सेमी बिंदु के रूप में, न कि लंबाई के रूप में, माने ये भी गलत। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न का जो उपयुक्त विकल्प होगा गलत है। सही बात है, गलत है, क्योंकि रूलर टूटा हुआ है, यह कहीं पे नहीं दिया गया है। यह गलत है क्योंकि यहां पे रूलर क्या है, टूटा, कि रूलर ऐसे होना चाहिए था। क्या है, रूलर यहां पर टूटा हुआ है, और उसे 2 से शुरू करना है। उसे शुरू कहां से करना है, 2 से शुरू करना है। करना चाहिए था 7 को चिन्हित करना था, 7 को, क्योंकि ये 1 सेमी का एक रूलर है, तो जब यहाँ पे 2 शुरू करता तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 सेमी जब आता तो यहाँ होता, तो कहाँ पर पहुँचता, वो यहाँ पर पहुँचता, जो कि सही था, जो वांछनीय चिन्हित था। इसका मतलब इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह इसका सही जवाब होगा। किसके आधार पर, यह एनसीईआरटी के आधार पर। आप जरा बताइएगा सभी लोग जो इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, कि एनसीईआरटी की किताब जो प्राथमिक विद्यालय में चलती है उसका नाम क्या है। क्योंकि अगर केबीएस के इंटरव्यू देने की तैयारी कर रहे हैं आप, क्योंकि केबीएस की भर्ती आ रही सीटेट के बाद, तो आप भैया अभी से केबीएस के लिए इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाइए। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। ठीक है, अब क्या रहा है, गलत है, क्योंकि केवल निशान को देख रहा है, 0 की 5 के रूप में चिन्हित दो बिंदुओं के बीच की दूरी, क्योंकि उसे पहले कह दिया गया कि प्रदीप को टूटा रूलर दिखाया गया, और पूछा जाता है कि रूलर में 6 सेमी कहाँ है, और रूलर उठाता है और 5 सेमी करता है। इसका मतलब गलत है। ठीक, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। ईवीएस क्लास इसके पहले ईवीएस मैंने पढ़ा है, फिर ये अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आपको जवाब जरूर देना है। हाँ, गणित का जादू, सही बात है। हमीदा अपने विद्यार्थियों को गणितीय योग्यताओं को समृद्ध करने के लिए उन्हें सदा संख्या प्रतिरूपों का पैटर्न आपके सिलेबस में है, अवलोकन करने के और परिकल्पना बनाने देती है। वह बोर्ड पर निम्नलिखित समस्याएं लिखती है और विद्यार्थियों से कहती है वह इनका उत्तर लिखें। तो जितने लोग वीडियो को लाइव हैं तो सभी लोग फटाफट कमेंट करें। कुछ लोग गणित से बीएससी होंगे, कुछ लोग पीसीएम इंटर पढ़े होंगे, कुछ लोग एमएससी होंगे, तो सभी लोग इस प्रश्न का जवाब दें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, कि इस प्रश्नों के सेट के माध्यम से वह यह चाहती है कि विद्यार्थी अवलोकन कर सके। क्या अवलोकन कर सके, वो क्या चाहती है, हमीदा यहाँ पर क्या चाहती है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, सभी लोग बताइए फटाफट कमेंट करके, सभी लोग फटाफट कमेंट करें। जब वो यहाँ पे 7 से भाग देता है, देखिए यहाँ पर एक अंक यहाँ पे दशमलव यहाँ पे नहीं लगा है, मैं आपको लगा दे रहा हूँ। यहाँ पे प्रश्न में थोड़ी सी गलती हो गई थी। यहाँ पे 7 से भाग देंगे तो यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे देखेंगे दशमलव दशमलव कट गया, 3 आएगा, फिर 2 दशमलव दशमलव कट जाएगा, फिर 3 आएगा, फिर यहाँ पे 3 दशमलव कट जाएगा तो यहाँ आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा कि पहले इसमें क्या किया गया, जैसे यहाँ पे था 21/7, क्या आया, 3 आया। फिर उसने क्या किया कि इसमें 21/10 डिवाइडेड बाई 7/10 किया, फिर क्या आएगा, 3 आया। फिर उसने क्या किया, 21/100 डिवाइडेड बाई 7/100 किया। फिर उसने क्या किया, 21/1000
डिवाइडेड बाई 7/1000। इससे क्या होगा, जब पलटने के बाद इसका उत्तर हर पहलू पर 3 आया तो यहाँ पे क्या होगा, आइए। जब एक भाजक को 10 की घटत होती है तो दूसरे भाजक को 10 की बढ़त होती है, जी नहीं। यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर क्या था 10 की घात 1, 10 की घात 1, यहाँ पर क्या था 10 की घात 1 2, तो यहाँ पर भी 10 की घात 2, उत्तर समान आ रहा है। यहाँ पे क्या 10 की घात 3, यहाँ पे 10 की घात 3, माने ये गलत हो गया। जब एक गुणज 10 को विभाजित किया जाता है और दूसरे को 10 से गुणा किया जाता है तो गुणनफल, जी नहीं। अब जैसे यहाँ पर है ए को 10 से गुणा किया जाए और बी को 10 से भाग किया जाए, क्या समान उत्तर आएगा, नहीं आएगा। क्लियर। फिर मैं आगे देखता हूँ, यदि भाजक और भाज्य दोनों 10 की घात से घटाए जाते हैं तो भागफल भी 10 की घात से घट जाता है। भैया भागफल घटा नहीं है, भागफल सेम है, इसका मतलब ये भी गलत है। भागफल कहीं अलग हुआ, भागफल सेम आ रहा है, ये भी गलत। यहाँ पर क्या है, यदि भाजक और भाज्य दोनों 10 की घात से बढ़ाए या घटाए जाते हैं तो भागफल हमेशा समान रहता है। चाहे यहाँ पे हम 21 में गुणे 10 की घात 3 कर दें और डिवाइडेड बाई 7 गुणे 10 की घात 3 कर देंगे तो भी इसका मान 3 ही आएगा। माने अगर समान रूप से 10 की घात बढ़ाएं या घटाएं तो भागफल जो होता है वो हमेशा समान आता है। इसलिए यहाँ पर दिए गए प्रश्न का जो उत्तर होगा वह यहाँ पर ए सही जवाब होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके केवल इतना बताएं कि आपको ये समझ में आ गया, क्योंकि 8:30 बजे से अगली क्लास सीडीपी की है। 8:30 बजे से प्राइमरी और जूनियर की सीडीपी की लाइव क्लास होगी, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। मैं भी आगे और पढ़ाऊंगा, अभी भागिए मत, मेरी क्लास अभी चलेगी। तो आगे बढ़ रहे हैं मैं, ठीक है। सभी लोग फटाफट जवाब जरूर दीजिएगा। समझ में आ गया ना, ठीक है। मतलब एक लाइन आप तो जानते रहिएगा, किसी भी भागफल में, किसी भी भाग में अगर हम दोनों तरफ 10 की घात बढ़ाते हैं या घटाते हैं उसके भागफल में कोई भी अंतर नहीं आएगा। क्लियर। अगला प्रश्न आपके सामने शायद आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, तो जरा फटाफट कमेंट करिएगा और कमेंट करके जवाब दीजिए। कह रहा है कि कक्षा 5 के, कक्षा भी याद रखिएगा, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि सर इसका उत्तर आपने यहाँ ये बताया था, तो हमें कक्षा के आधार पर चलना है। कक्षा 5 के विद्यार्थियों की समस्या है 1/2 और 1/3 को सही तरीके से हल कर सकते थे, लेकिन वे इस समस्या का हल नहीं निकाल सकते थे कि आधे केक में 1/3 केक के टुकड़े हैं। आधे केक में कितने 1/3 केक के टुकड़े हैं, इसका कारण क्या है बताइए। जैसे आप लोग प्रश्न का उत्तर तुरंत बता लेते हैं, जैसे मैं कह दिया इसका उत्तर क्या होगा तो आप तुरंत इसका उत्तर बताएंगे, सर इसका उत्तर तो ये होगा, इसका उत्तर बी होगा, इसका उत्तर सी होगा, आप लोग तुरंत उत्तर बता लेते हैं। लेकिन जब उसको हल करने की बात आती है तब आप लोग नहीं कर पाते। आप उत्तर तुरंत बता लेते हैं, लेकिन जब उसको हल करने की बात आती है तब हमारे साथ क्या होती है, समस्या बढ़ने लगती है। इस दशा में आप क्या करेंगे बताइए फटाफट कमेंट करके। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब ये है कि जब बच्चों को पढ़ाया जाता है, यहाँ पे क्या है देखिए, समस्या है कक्षा की उच्च कठिनाई स्तर की, यहाँ पे कठिनाई स्तर उच्च है, जी नहीं ये गलत है। कह रहा है विद्यार्थियों का भाषा विकास बहुत खराब है, यार भाषा विकास खराब है, नहीं नहीं किसी खराब नहीं, आप लोग अच्छे बच्चे हैं। फिर कह रहा है विद्यार्थियों की 2 समस्याएं गणितीय तुलता को समझने में योग्य नहीं है, ये हो सकता है। भिन्नों पर संक्रियाएं बिना संदर्भीकरण, माने बिना संदर्भीकरण की पढ़ाई गई हैं। भाषा सहायता के पढ़ाई गई है, मानो उसे जैसे मैं जब पढ़ाता हूं तो मैं केवल प्रश्न की उत्तर नहीं बताता, मैं सीटेट की भाषा को डिकोड करता हूं। मैं ये बताता हूं सीटेट की भाषा कैसी आती है, कैसे आपको परीक्षा में स्कोर करना है। मैं इस तथ्य पर सबसे ज़्यादा बात करता हूं, क्योंकि मुझे पता है मैं आपको सिलेक्शन के लिए पढ़ा रहा हूं। अगर आप मेरी क्लास में रोज़ 500 लोग ही पढ़ते हैं, अगर 500 सेलेक्ट हो गए 500 पूरे, तो मेरा रिजल्ट 100% आया। कितना आया, 100% आया। और किसी की क्लास में 10,000 लड़के पढ़ते हो और वहाँ से अगर 100 लोग सेलेक्ट हुए तो उनका रिजल्ट कितना हुआ, 1% हुआ ना, तो कौन बेहतर हुआ, 100% वाला ना। इसलिए हमें क्या करना है, भाषा को, तथ्यों को ध्यान देना है। इसलिए दिए गए प्रश्न का विकल्प ए इसका राइट आंसर है। क्लियर। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ, इसका उत्तर क्या होगा, ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपको शायद डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। कक्षा 3 में 2 अंक की संख्याओं को
व्याकलन, अच्छा व्याकलन क्या होता है, किसी को पता, जरा कमेंट करके बताएं कि व्याकलन क्या होता है। व्याकलन मैंने घटाना होता है, सीटेट की भाषा याद रखिए, घटाना होता है। फिर शिक्षक निम्नलिखित चरणों का उपागम करता है, जो शिक्षक है वो निम्नलिखित चरणों का यहाँ पे उपागम करता है। आइए उपागम आप भी देख लीजिए क्या कह रहा है। पहले कह रहा है कि स्थानीय मान की व्यवस्था की समझ के साथ 2 अंक की संख्याओं की पुनरावृत्ति करना, ठीक है। फिर यह प्रदर्शित करने के लिए कि छोटी संख्या को बड़ी संख्या से घटाया जा सकता है टैली चिन्हों का प्रयोग करके। हाँ सही है। स्थानीय मान के प्रत्येक कॉलम के अंतर्गत संख्याओं के व्यकलन का अनुप्रयोग करके। अब आप बताइएगा इस स्थिति में शिक्षक के पाठ का किस पाठ का विकास कर रहा है। सभी लोग फटाफट बताइए, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें। अगर आप सीटेट को सिलेक्शन चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं सीटेट में बेहतर स्कोर करना, तो भैया गणित में पूरे नंबर मिलेंगे आपको। शिक्षण तो एक भी गलत नहीं होने दूंगा, इस बात की गारंटी है। अगर इससे बेहतर कोई शिक्षण पढ़ा दे तो चैनल को सब्सक्राइब करके चले जाइएगा, क्योंकि कैरियर आपके लिए सबसे बड़ी है। उससे बढ़कर न मैं हूं, न मेरा चैनल है, न यहाँ पे जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि आपका सिलेक्शन ही आपका परिचय कराता है। ठीक, आइए इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। यहाँ पे सबसे पहला जो स्थानीय मान है, स्थानीय मान की व्यवस्था की समझ के साथ 2 अंक की संख्याओं की जो पुनरावृत्ति करना है वो क्या है, वो व्यवस्था संकल्पना है। कौन सी, ये हो गई आपकी व्यवस्था संकल्पना हो गई। मतलब अध्यापक बच्चों को चरण फर्स्ट में स्थानीय मान व्यवस्था को समझ के साथ 2 अंक की संख्याओं की पुनरावृत्ति की व्यवस्था संकल्पना की अवधारणा को समझा रहा है। लेकिन दूसरे चरण में क्या कर रहा है, जो शिक्षक है बच्चों को यह प्रदर्शित करने के लिए कि छोटी संख्या को बड़ी संख्या से घटाया जा सकता है, इसके लिए टैनी चिन्हों का प्रयोग करता है। इसका मतलब यह परिकलन प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, यह परिकलन, यह परिकलन प्रक्रिया कहलाती है। उसके बाद अगले चरण में शिक्षक बच्चों को यह बताता है कि स्थानीय मान के प्रत्येक कॉलम के अंतर्गत संख्याओं के व्यकलन का अनुप्रयोग करके संक्रियाओं की अवधारणा को प्रदर्शित करता है। यह क्या करता है, इसका मतलब यहाँ पर वो क्या कर रहा है, संक्रियाओं का अवधारणा कर रहा है। किसकी, संक्रियाओं की। संक्रियाएं कितनी होती हैं, कमेंट कर बताइएगा। सीटेट का पूछा क्वेश्चन, और केबीएस के इंटरव्यू का भी, केबीएस इंटरव्यू में भी पूछा गया है, और साथ ही साथ सीटेट में भी। गणितीय संक्रियाएं कितनी है, सभी लोग फटाफट कमेंट करें। अब बताइए इसका उत्तर क्या होगा, व्यवस्था, परिकलन, संक्रिया। अब बताइए कौन सा विकल्प इसका राइट है। अब तो बता सकते हैं यार आप लोग, बताइए। तो यहां पर आपको दिखा कि पहले व्यवस्था मतलब बी और सी में से कोई एक होगा, फिर परिकलन, फिर संक्रिया। इसका मतलब यहाँ पे दूसरा इसका सही जवाब होगा। जितने लोगों ने प्रश्न का उत्तर बी बताया था उन सब के उत्तर पूरी तरह से सही है। ठीक, कक्षा 3 की घटना है ये। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे ये आखिरी प्रश्न, क्योंकि इसके बाद मुझे लग रहा है हिंदी मुझे दिक्कत होगी। यहाँ पे देखिएगा, विद्यार्थियों से ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। वे कई आकृतियां खींचते हैं, कोणों को मापते हैं और ये देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण आपस में समान है। अब जरा कमेंट करके बताइए, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, इसका उत्तर क्या होगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके जवाब दें। ये गणित शिक्षण का आखिरी प्रश्न है, ये गणित शिक्षण का आपका आखिरी प्रश्न है। सभी लोग फटाफट जवाब दें, क्या होगा इसका। देखिए सभी लोग कमेंट करके जवाब दिया करिए। यहां पर अनौपचारिक निगमन स्तर पर ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। वे कई आकृतियां खींचते हैं। ठीक, कई करते हैं, वे कई आकृतियां खींचते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वो कई आकृतियां खींचते हैं, कोणों को मापने का भी काम करते हैं। और ये जब कई, तो निगमन स्तर नहीं है, क्योंकि सूत्र तो यूज नहीं कर रहे हैं, ये निगमन स्तर नहीं होगा, अनौपचारिक निगमन भी नहीं हुआ। अब वो चाशुईकरण के स्तर, वो खींच कर देख रहे हैं, वो देख कर नहीं, वो पहले क्या करें, खींच कर। इसका मतलब उन्हें पता है चाशुईकरण भी नहीं होगा। अब इसका उत्तर क्या होगा,
विश्लेषणात्मक स्तर पर वो विश्लेषण कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं कि यार ये कौन कैसा है, ये कौन कैसा है, ये कौन कैसा है, ये कौन कैसा, वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे विश्लेषणात्मक है। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई, इसको विश्लेषणात्मक कर लीजिएगा। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, उसने उन्होंने क्या किया, विश्लेषण किया। विश्लेषणात्मक स्तर का अवलोकन करते हैं, कई आकृतियां खींचते हैं कोणों का मैप ज्ञात करने के लिए, या फिर ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण समान होते हैं। विद्यार्थी द्वारा यह अवधारणा ज्ञात करना बिना विश्लेषण स्तर के संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो प्रश्न का उत्तर है वो डी इसका सही जवाब होगा। क्लियर। मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे शिक्षण खत्म हो चुका है गणित शिक्षण का। मैं आगे हिंदी शिक्षण शुरू करने जा रहा हूँ। तो कितने ऐसे साथी हैं जो हिंदी शिक्षण के लिए तैयार हैं, और ये चाहते हैं कि हिंदी शिक्षण के लिए हम उनकी पूरी मदद करें, हम उन्हें समझाने का प्रयास करें, या हम उन्हें पढ़ाएं, या तथ्य को स्पष्ट करने का पूर्ण प्रयास करें। अगर हैं आप लोग तो कमेंट कर बताइए, वरना इसके आधार, क्योंकि इसके बाद अगली क्लास चल जाएगी तो मैं पढ़ा नहीं पाऊँगा। ठीक है, क्योंकि इसके बाद कुछ देर के बाद अगली क्लास है, मेरा गला बैठ रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि अगली क्लास ई लर्निंग विद दुर्गेश पर है। प्रश्न आपको दिख नहीं रहा है, चलिए प्रश्न मैं आपको खाली दिखा दे रहा हूँ। देखिए इसके बाद अगली क्लास मेरी है 8:30 बजे से CDP की। जो लोग लाइव हो जानते होंगे कि 8:30 बजे आपकी क्लास CDP की है। थोड़ा सा गैप चाहिए दोनों क्लास को एडजस्ट होने में, तो कल हम थोड़ा सा जल्दी आएंगे तो मैं क्लास को पढ़ा दूंगा। आपकी संख्या भी बहुत कम है, तो 8:30 बजे आप लोग तैयार रहिएगा। तो क्लास की जो लिंक है वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है बिना स्पेस दिए दुर्गेश सर। अच्छा, दुर्गेश सर सर्च करेंगे, ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, उसे ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है। और क्योंकि अगली क्लास इसलिए मैं हिंदी शिक्षण को नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग टेलीग्राम पे ऑनलाइन क्लास के लिए 6306344367 पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास नोट्स, वीडियो लेक्चर संबंधी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है। तो चलिए कल की सीरीज में इसको मैनेज कर देंगे। तो इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को अपने साथी मित्रों को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इसके बाद अगली क्लास जो 8:30 बजे से है, तो जरूर जुड़िएगा। ये क्लास प्रतिदिन 7 बजे से होती है, 3 विषयों के शिक्षण। ठीक है। और ये क्लास जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से संचालित की जाती है। तो जो लोग जौनपुर से, जौनपुर वाले को पहुंचा दीजिएगा। अगर आपकी संख्या बहुत ही बेहतर रहेगी तो मैं आपके लिए कुछ अन्य चीज़ें की सीरीज भी शुरू करूँगा। सीटेट के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, लोगों तक पहुँचाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। आपके मन में कोई प्रश्न हो तो जल्दी से पूछ लीजिए। कोई प्रश्न, कोई डाउट हो, कि मेरा गला बैठता जा रहा है। सुबह से बिना खाए पिए तो बैठे रहो, ऊपर से क्लास में भी इस समय काम चल रहा है ना स्टूडियो का। कोई सवाल, कोई प्रश्न आपका? मन में कोई सवाल नहीं है आपके? हो तो बताइए। चलिए तब, और कोई सवाल आपका? ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। चलते हैं तब।